बीते दिनों रूस की राजधानी मॉस्को में बंद कमरों के भीतर जो हुआ उसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। और इस कहानी के केंद्र में है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जैसे ही डोभाल एक बेहद गोपनीय रणनीतिक दौरे पर मॉस्को पहुंचे, कुछ घंटों बाद ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को चौंका दिया। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का फैसला कर लिया। खबरें आने लगी कि अब अफगानिस्तान को रूस की आधुनिक एयर डिफेंस तकनीक, एडवांस रडार सिस्टम और भविष्य में लड़ाकू विमान तक मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ रूस और तालिबान के बीच सामान्य डिफेंस डील है या इसके पीछे भारत की कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? क्या अजीत डोभाल ने बिना सामने आए पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जाल बिछा दिया जिसमें इस्लामाबाद खुद फंसता चला गया? और क्या अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के लिए वही खतरा बनने जा रहा है जिसे पाकिस्तान सालों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तब पूरी दुनिया को लगा कि तालिबान सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। देश आर्थिक संकट में था, सेना कमजोर थी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। रूस, चीन और ईरान जैसे देश समझ चुके थे कि अफगानिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में फिर से अराजकता फैली तो उसका असर पूरे मध्य एशिया पर पड़ता। इसलिए रूस ने तालिबान से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। एक समय था जब भारत तालिबान से दूरी बनाकर चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने यह समझ लिया कि अगर अफगानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के प्रभाव में चला गया तो उसका सीधा खतरा भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए करता आया है। यहीं पर एंट्री होती है अजीत डोभाल की। डोभाल को भारत की खुफिया और रणनीतिक दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है। वे सामने कम आते हैं लेकिन उनके फैसलों का असर पूरी दुनिया महसूस करती है। मॉस्को में उनकी हालिया मौजूदगी को सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, पाकिस्तान की गतिविधियों और अफगानिस्तान की स्थिति पर गहन चर्चा हुई। और ठीक इसके बाद रूस ने तालिबान सरकार के साथ सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए। अब समझिए कि यह पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से यह मानकर चल रहा था कि तालिबान उसकी रणनीतिक संपत्ति है। इस्लामाबाद को लगता था कि तालिबान सरकार उसके इशारों पर चलेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब होते गए। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा विवाद बना टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी वही संगठन है जो पाकिस्तान के भीतर सेना और सरकार पर हमले करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे रहते हैं और तालिबान उन्हें रोक नहीं रहा। इसी वजह से पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर चुका है। पाकिस्तानी फाइटर जेट सीमा पार करके बमबारी करते रहे। लेकिन अब अगर अफगानिस्तान को रूस की एयर डिफेंस तकनीक मिलती है तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अफगानिस्तान के आसमान में लगभग बिना किसी टारगेट के, बिना किसी चुनौती के घुस जाते थे। लेकिन अगर वहां आधुनिक रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात हो गए तो किसी भी विदेशी विमान की घुसपैठ आसान नहीं रहेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस शुरुआत में अफगानिस्तान को बेसिक एयर डिफेंस नेटवर्क, निगरानी रडार और मिसाइल सिस्टम दे सकता है। इसके बाद भविष्य में लड़ाकू विमानों और बड़े सुरक्षा सिस्टमों की संभावना भी खुल सकती है। यानी अफगानिस्तान पहली बार अपने आसमान की रक्षा करने की स्थिति में आ सकता है। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अब तक पश्चिमी सीमा को अपेक्षाकृत कमजोर मानती थी। लेकिन अगर वहां रूस समर्थित सुरक्षा ढांचा खड़ा हो गया तो पाकिस्तान को अपनी बड़ी सैन्य ताकत पश्चिमी बॉर्डर पर लगानी पड़ेगी। इसका सीधा असर कश्मीर और भारत विरोधी गतिविधियों पर पड़ेगा। खैर दोस्तों, अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए, और वह हिस्सा है अमेरिका का। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा था तब उसने दावा किया था कि वह ओवर द होरिजन रणनीति के तहत ड्रोन और खुफिया नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान पर नजर रखेगा। यानी अमेरिकी एजेंसियां दूर बैठकर भी अफगानिस्तान की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगी। लेकिन अगर रूस वहां मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर देता है
तो अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशन मुश्किल हो सकते हैं। यानी अफगानिस्तान का आसमान धीरे धीरे अमेरिका की पहुंच से बाहर जा सकता है। और यही वो बिंदु है जहां भारत, रूस और तालिबान के बदलते समीकरण पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। दोस्तों, भारत खुलकर कभी तालिबान के समर्थन में नहीं बोला, लेकिन भारत ने हमेशा यह कोशिश की कि अफगानिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के प्रभाव में न जाए। भारत जानता है कि एक स्वतंत्र और संतुलित अफगानिस्तान पाकिस्तान की रणनीति को कमजोर कर सकता है। इसलिए भारत ने रूस जैसे पुराने रणनीतिक साझेदार के साथ मिलकर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश तेज कर दी है। हालांकि यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, अब तक रूस ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि वह अफगानिस्तान को S-400 जैसे अत्याधुनिक सिस्टम देगा, लेकिन सैन्य सहयोग और सुरक्षा तकनीकी बढ़ाने की चर्चाएं जरूर तेज हैं। और यही चर्चाएं पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार ऐसी स्थिति में फंस सकता है जहां पूर्व में भारत और पश्चिम में अफगानिस्तान दोनों उसकी रणनीतिक चुनौती बन जाएं। यानी जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी अपनी ताकत समझा था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत कहीं भी सीधे सामने नहीं दिखता है, न कोई बयान, न कोई सार्वजनिक समझौता, न कोई आक्रामक घोषणा, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति का ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें भारत अपने विरोधियों को बिना शोर मचाए घेरता नजर आ रहा है। और यही अजीत डोभाल की रणनीति की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है, कम बोलो लेकिन ऐसा कदम उठाओ जिसका असर सालों तक दिखाई दे। अब आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि रूस और तालिबान के बीच यह सैन्य सहयोग कितना आगे बढ़ता है। क्या अफगानिस्तान वास्तव में आधुनिक रक्षा तकनीक हासिल करेगा? क्या पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर और ज़्यादा दबाव महसूस करेगा? और क्या भारत की यह शांत कूटनीति दक्षिण एशिया की राजनीति का नया अध्याय लिखने जा रही है? फिलहाल इतना तय है कि मॉस्को में हुई इस हलचल ने एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक नया तूफान जरूर खड़ा कर दिया। आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।